नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हो गया शंखनाद। 24 का युद्ध है। राजनीतिक दल एक दूसरे से द्वंद के लिए तैयार है। तारीखों का ऐलान और निश्चित तौर पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि 55 लाख ईवीएम जो हैं उनके द्वारा ये वोटिंग कराई जाएगी। देखिए, कई सारे सवाल उठते आए हैं, लेकिन पूरी गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत साफ तौर पर सामने रख दी गई हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं। नतीजे पूरे सब एक साथ होंगे जो 4 जून को हमारे और आपके सामने होंगे। अब तैयारियां हैं वो कैसे होनी है, राजनीतिक दलों को किन चीजों का ध्यान रखना है, जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, निश्चित तौर पर जो यूथ है, करीब 1 करोड़ का जो लगभग अनुमान जो जिस तरीके से बताया इलेक्शन कमीशन ने, उसमें ये पूरी चीजें साफ हो चुकी हैं कि यूथ बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। और इस बार के जो रिजल्ट होंगे वो निश्चित तौर पर, देखिए, वो तो खैर पब्लिक है, जो चीजें सामने आएंगी, लेकिन 7 चरणों में जो चुनाव होना है, नतीजे सिर्फ एक दिन 4 तारीख को हमारे और आपके सामने होंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋषभ राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जिस तरीके से इंतजार था और आखिरकार ऐलान हो चुका है तारीखों का, 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं। 4 तारीख को, 4 जून जो है वो एक दिन निर्धारित किया गया है काउंटिंग के लिए। बहुत सारी गाइडलाइंस पे जो बात की गई है, किस तरह का फैक्टर इसको देखते हैं? निश्चित तौर पर जिस इंतजार की सबकी घड़ी थी वो खत्म हो गई है और लगातार जो 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अब वो अपने अंतिम दौर में है। और जिस तरीके से 7 चरणों का जिक्र किया जा रहा था, ठीक उसी रूप में 7 चरणों में मतदान होगा। और साथ ही 4 जून का जिक्र आपने, राखी जी, आपने भी किया, तो 4 जून को मतगणना होगी, रिजल्ट आ जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि 7 फेज में 19 अप्रैल जो कि पहले चरण में वोटिंग होगी, उसके बाद 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग होगी, जो 19 अप्रैल रहेगा। ऐसे में 21 राज्यों की जो मतगणना होगी वो इस दौरान हो जाएगी। साथ ही जो 7 मई को तीसरे फेज में चुनाव होगा, 13 मई के जो चौथे फेज में चुनाव होगा, साथ ही 20 मई को 5वें चरण में चुनाव होगा। इसके अलावा 25 मई को 6ठे चरण में और 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव होगा। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बातें चुनाव आयोग ने, कई गाइडलाइंस दी हैं, राजनेताओं के लिए भी कई बातें कही हैं कि धर्म जाति के आधार पर अपील ना करी जाए। सोशल मीडिया और मीडिया को लेकर भी तमाम बातें चुनाव आयोग ने कही हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राजनेता हैं उनको विज्ञापन और खबरों में अंतर बताना होगा। अगर आप वैसे भी विज्ञापन पर आचार संहिता लगते ही पूरी तरह रोक लग जाएगी, लेकिन मीडिया के लिए बातें कही गई हैं कि अगर विज्ञापन और खबरों में आपको अंतर बताना होगा। साथ ही धर्म जाति पर आप अपील नहीं कर सकते हैं और हिंसा की कोई जगह, कोई स्थान चुनाव के दौरान नहीं होगा। तमाम तरीके से अपील भी की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी किया गया है, जिसमें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। वो 4 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से आगे जो युवा मतदाता का जिक्र किया जा रहा है, कितनी भागीदारी इनकी सुनिश्चित रहेगी। हालांकि बड़ी संख्या में इस बार युवा मतदाता हैं और 1 करोड़ 82 लाख तो फर्स्ट टाइम वोटर इस बार बताए जा रहे हैं। और उसके अलावा तकरीबन 49 करोड़ के लगभग पुरुष मतदाता हैं, 47 करोड़ के लगभग महिला मतदाता हैं। कुल मिलाकर 97 करोड़ के करीब की जो मतदाता हैं वो इस बार वोट कर रहे हैं। इससे पहले चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी कि लगभग 100 करोड़ मतदाता इस बार होंगे, लेकिन 97 करोड़ तक की संख्या पहुंची है। और पिछले 5 साल में तकरीबन 7 करोड़ जो मतदाता हैं वो बढ़े हैं। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जमीन पर उतरेंगी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी अपडेट है कि 7 चरणों में जो मतदान होने हैं उसकी तारीखें घोषित हो गई हैं और अब आगे चुनाव आयोग तमाम व्यवस्थाओं में अभी से जुट गया है। चलिए ऋषभ, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ और उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है सबसे बड़ा राज्य, बड़ा फोकस्ड होता है, कहते हैं कि यहां से पूरी तस्वीर, दिशा दशा सब तय हो जाती है। क्या जो पूरा क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, तारीखें आ गई हैं, उन तैयारियों की नजरों से देखें, क्या कहेंगी? देखिए राके, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, इसलिए जो सभी पक्ष विपक्षी पार्टियां है उसकी नजर उत्तर प्रदेश पर। आज भी इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबकी नजर थी कि उत्तर प्रदेश में कितने फेज में चुनाव होगा। तो 2019 की बात करें तो 7 फेज में चुनाव हुए थे और इस बार 2024 में भी 7 फेज में ही चुनाव होंगे, जो कि जिनके तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। पहला फेज का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल को होगा। ऐसे करते करते 4 जून को मतगणना भी हो जाएगी। बात है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 80 सीटें हैं। 80 सीटें अपने में मायने रखती है। लोकसभा
में अपनी सरकार बनाने के लिए, केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए, तो अगर बात करें पक्ष विपक्ष की, तो सभी 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, सबने अपना लक्ष्य रखा है। अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, अब आचार संहिता लग गई है, चुनाव आयोग ने काफी तैयारी किया। शाम को 6 बजे प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी की हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। 2019 की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम था, 59.11% ही रहा था। इस बार जो चुनाव हो गए, उनकी कोशिश है कि 70% कम से कम वोटिंग हो, क्योंकि इस बार जो मेन है वो है युवा जो है इस बार ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब कम से कम 25 लाख युवा है जो कि इस बार बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, अपना वोट डालेंगे। और अगर मतदाताओं की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो करीब 15 करोड़ 29 लाख ऐसे मतदाता है जो कि इस बार वोट अपना डालेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या करीब 8.5 करोड़ है और महिलाओं की संख्या करीब 7.25 करोड़ है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर है 7,000 के आसपास, कुछ बुजुर्ग है। और इस बार सबसे खास बात यह है जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनको ये सुविधा दी है चुनाव आयोग ने कि उनके घर में जाके वो बैलेट पेपर से अपना वोट दे सकेंगे। तो ये काफी अहम है इस बार, तो इस बार वोटों का परसेंटेज ही बढ़ सकता है। राखी बिल्कुल, चलिए बनी रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि निश्चित तौर पर वंदना जी, एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर हो गया है, जैसे कि कहा ना कि उत्तर प्रदेश की सीटों को ले लीजिए और ओवरऑल कहते हैं ये तो पूरा देश का एक बड़ा चुनाव होगा। सबकी नजरें ही थी, इंतजार ही इस बात का हो रहा था कि कब तारीखें सामने आएंगी और उसके बाद जो तैयारियां होंगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आई है, जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया, देखिए आदर्श आचार संहिता भी इसी के साथ लागू हो चुकी है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई गाइडलाइंस जो राजनीतिक दलों के लिए दी गई हैं, किस तरह से जाना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह की बातों को रखना है, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जिससे सीधा सीधा उल्लंघन हो जाए। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। अब राजनीतिक दल इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां जो होती हैं वो निश्चित तौर पर उनका अपना एक तरीका है काम करने का। तो इस नजरिए से लगता है कि इस गाइडलाइन को जो दी गई है या जो मैसेज पास किया गया है उसको कितना जो राजनीतिक दल हैं वो संभाल कर रखेंगे या उस चीज का पालन करेंगे। देखिए राखी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ कहा है कि जो चुनाव हम कराना चाहते हैं एक पर्व की तरह, देश के लिए गर्व की बात है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव होना ये गर्व की बात है, एक पर्व की तरह इसको ले। जो भी राजनीतिक दल है उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, पहली चुनाव आयोग ने कर दी थी। और आज भी राजीव कुमार जी ने ये कहा है कि जो विपक्षी दल है, जो नेता है, जो ये अभी रैलियां करेंगे, लेकिन इस रैली में ऐसा मतलब संबोधन ना करें जिससे एक दूसरे से दुश्मनी हो और कभी मिले आपस में कहीं तो फिर एक भाईचारा बना रहे। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का ना तो कोई गाली गलौज करनी है और ना ही हमें किसी के लिए अपशब्द बोलने हैं। भाषा मर्यादित रखें, भाषणों में अपने जाति धर्म या फिर इस टाइप की बातों को ना लेके ये चीजें ना करिए। सभी पार्टियों को उन्होंने ऐसी गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार जो चुनाव कराना चाहता है वो निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का उनका टारगेट है। क्योंकि ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और 543 सीटें हैं जो जिनके लिए चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे 80 सीटें। बिल्कुल, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। न्यूज रूम से इस वक्त सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, तारीखों का इंतजार, मतलब कहते हैं ना कि जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। लगभग 1 घंटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम चीजों का पूरा शेड्यूल हमारे और आपके सामने है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से इलेक्शंस कराए जाएंगे, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जिन चीजों को एक नियम के मुताबिक एक समझाने की कोशिश की गई है राजनीतिक दलों को, आज जिस तरीके से इसका पूरा कहते हैं हमारे और आपके सामने खुलासा है, तो इसे किस तरह से देख रही है आप? जी बिल्कुल राखी, आपने सही कहा है। देखिए इसको बहुत सारी जो बातें, देखिए आखिरी समय पे उन्होंने शेड्यूल दिया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है वो ध्यान देने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की बात की है, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से चुनाव में मदद करते हैं, चुनाव आयोग को मदद करते हैं, इसकी भी उन्होंने बात की है। उन्होंने जो
अमर्यादित भाषा का उपयोग है। उन्होंने कहा है कि पार्टीज में आजकल जिस तरह से नेता दल बदल रहे हैं, उसमें इतनी तो गुंजाइश रखिए कि आपकी भाषा जो है अमर्यादित ना हो। खास करके चुनाव के समय हम लोग देखते हैं कि जो तमाम नेता हैं एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, कई बार कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, कई बार बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, तो वो सब पे उन्होंने कहा है कि मत करिए। और जो पैसे के लेन देन है उस पे उन्होंने फिर से कहा है कि कड़ी कार्रवाई रहेगी। किस तरह की पेड न्यूज़ है उस पे आयोग की पूरी तरह से नज़र रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो यूट्यूब्स हो। तो इस तरह के तमाम उन्होंने गाइडलाइंस दे के सबको क्लैरिटी दी है। और उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा उत्सव है, भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसको हम सबको गर्व से शामिल होना चाहिए। उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि आप लोग छुट्टी नहीं मनाइएगा, जब भी तारीखें जिस भी स्टेट की आ रही हैं आप लोगों को वोट देना चाहिए। तो इस तरह की जो तमाम जो गाइडलाइंस है, तो बहुत सारा फोकस उनका गाइडलाइंस पे रहा है। और जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स की उन्होंने बात की है, हम देख ही रहे हैं कि आज का समय जो है सोशल मीडिया का समय है और इन्फ्लुएंसर्स का समय है, तो उसको भी लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जी बिल्कुल, चलिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, एक दिन तय किया गया है, जो नतीजे हमारे और आपके सामने होंगे वो है 4 जून। 7 चरणों में किस तरह से इलेक्शन कराया जाएगा, देखिए अभी तो इसकी घोषणा हुई है, मुझे लगता है धीरे धीरे राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया सामने रखेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरा एक शेड्यूल सामने आया है और शेड्यूल के पहले जो गाइडलाइंस दी गई हैं सभी के लिए, किस तरह से ले रहे हैं? देखिए राखी, मैं बता दूं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की है और जिस तरह से महाराष्ट्र की बात करें ना, तो महाराष्ट्र में 5वें चरण में जिस तरह से इलेक्शन होगा, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र की जो समीकरण है काफी चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का जो पेच फंसा हुआ था, तो हो सकता है 1-2 दिन में महाराष्ट्र की सीट के बंटवारे, जिस तरह से एनडीए हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, दोनों की सीट के बंटवारे नहीं हुए। एक महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जो अभी तक सीट की बंटवारे नहीं हुए, लेकिन चुनाव आयोग की घोषणा के बाद शायद इनमें तेजी आ जाए, ये भी शायद तेजी करे और अपनी घोषणा कर दें सीटों की। लेकिन अभी तक जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, उस तरह से देखा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से उलझ के रह चुका है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सभी राज्यों में बीजेपी ने सरदर्द को कम कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र का सरदर्द बढ़ा हुआ है और दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और राज ठाकरे के आने से और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए जिस तरह चुनाव आयोग की घोषणा हुई कि 5वें चरण में महाराष्ट्र की चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, और जिस तरह से चुनाव की घोषणा जून में होगी, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं अब कमर कस लिए गए हैं और शंखनाद हो चुका है। और जब शंख बज जाता है तो जानते हैं योद्धा उतर जाते हैं दोनों तरफ से युद्ध करने के लिए। तो ये चुनावी युद्ध और रणभूमि में दोनों तरफ से उतर चुके हैं और दोनों के जिस तरह से बैठकें हैं बड़ी तेजी से शुरू हो गई, और शाम तक शायद कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाए, विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। राखी, बिल्कुल, देखिए यहां तो देखने वाली ये भी बात होगी कि 55 लाख ईवीएम की बात की गई है, उससे ये इलेक्शन कराए जाएंगे। अब हमेशा इलेक्शन जब भी होता है, कोई भी इलेक्शन आप देख लीजिए, ईवीएम पे ठीकरा फूटता है, लेकिन सारी गाइडलाइंस क्लियर हैं। इलेक्शन जो है ईवीएम से होना है। 55 लाख ईवीएम जो हैं, करोड़ों मतदाता निश्चित तौर पर उसी के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बने रहेगा, सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इरफान खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, दिल्ली का तो कहना ही क्या, मुझे लगता है एक सेंट्रल पॉइंट है, और तारीखों का ऐलान होने के बाद काफी तेजी से हलचल सबसे पहले वहीं से शुरू हुई होगी, क्योंकि बाकी स्टेट्स को देखें तो सीटों की जो शेयरिंग है, जो समीकरण है, वो अलग बात है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अब क्योंकि डेट्स आ गई हैं, एक अलग रूप देखने को मिलेगा सभी राजनीतिक दलों का। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह आज मुख्य चुनाव आयोग ने ऐलान किया है तारीखों का, चुनाव 7 चरण में कराने की जो घोषणा की गई है, जिसमें पहला चरण जो होगा 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ऐलान किया है, चुनाव में सभी धर्म जातियों के त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा। खास करके जो सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर की अगर उनकी उम्र है, उनको जो सुविधाएं दी जाएंगी, अगर वो नहीं वोटिंग पूल तक आ सकते हैं तो उनको जो है वॉलेट पेपर से घर पे ही वो सुविधा प्राप्त की जाएगी ताकि वो वोटिंग कर सके। एक बड़ा ऐलान जो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। पहला चरण 19 अप्रैल को स्टार्ट होगा, क्योंकि देश में 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव भी हैं, जिनको देखते हुए 7 चरण रखे गए हैं। बिल्कुल, चलिए बने रहेगा हमारे साथ। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं।
4 जून जो है वो निर्धारित की गई है, जिस दिन नतीजे होंगे, सारे नतीजे एक साथ हमारे और आपके सामने होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गाइडलाइंस को बताया गया है, रखा गया है, उसका कितना पालन होता है, करना भी जरूरी होगा। लेकिन आज से कहते हैं ना कि आज का ये दिन और ये समय जब तारीखें सामने आ गई हैं, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो तैयारी लगातार चल रही थी वो थोड़ी सी और तेज हो जाएगी। और उस तैयारी तेज होने के साथ साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिरकार अब वो किस क्राइटेरिया के साथ चुनावी मैदान में है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव जब होता है, जब प्रचार होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और जो गाइडलाइंस दी गई हैं, मुझे लगता है वहां पे बहुत सोच समझ के चीजों को करना होगा। अब आती है बात सीटों की, शेयरिंग की। बहुत जगह पे सहमति बन चुकी है, अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर चीजें उहापोह की मची हुई हैं, लेकिन वहां पर भी जो फैक्टर है, मुझे लगता है इस तारीख के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो जाएंगी। खासतौर पर जो गठबंधन है उनको अब ये एकता के साथ होना होगा कि अब इस मौके पर तारीखों के बाद तो कोई ऐसी उठापटक ना देखने को मिले। सीधे रुख एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का करेंगे लगातार, वहां से हमारी स्टेट हेड वंदना रावत जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जिक्र हमने पहले भी कहा था, क्योंकि अब सीट शेयरिंग की बात हो गई है। यहां मैं इसलिए भी आ जाऊंगी क्योंकि सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन कहते हैं कि लोकसभा की पूरी कहानी जो है वो यहीं से साफ होती दिखेगी। तो यहां का जो सीट शेयरिंग होगा, यहां का जो फैक्टर काम करेगा, वो कितना प्रभावी होगा। हाल ही में सपा और कांग्रेस तो एक हो चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो सीट शेयरिंग होगी वो कितने पे बात बनेगी आते आते, क्योंकि अब तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं। क्या स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की देख रही हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 का लक्ष्य रखा है, तो वही गठबंधन जो है, दो लड़कों की जोड़ी जो उत्तर प्रदेश में घूम रही है, उन्होंने भी 80 सीटों का ही लक्ष्य रखा है। लेकिन जो गठबंधन की बात करें, चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2019 की बात करते हैं। 2019 में जब हाथी जो साइकिल पे सवार हुआ था, जबकि बसपा का बहुत अच्छा समीकरण, जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि पूर्वांचल में 41 सीटें हैं और पूर्वांचल की जो 41 सीटें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां पे जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पे बसपा का समीकरण बहुत सही था, तो उनको 2019 में मुंह की खानी पड़ी थी। उनका जो चुनावी रथ था वो पंचर हो गया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक ही नहीं पाए। अब बात करते हैं कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन की। अब फिर से जो यूपी के जो लड़के हैं, इन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। अखिलेश यादव और राहुल ने दोनों मिलकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भाई करो या मरो की स्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इनको कहीं ना कहीं अपनी चीजें तो रखनी है, दिखाना है कि हम 80 में 80 करेंगे ही करेंगे। अब क्या है कि इनका गठबंधन हुआ है, 63 सीटें फिर लड़ेंगे सपा, अखिलेश यादव लड़ेंगे, जबकि 17 सीटें कांग्रेस के खाते में दे दी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक ये अपने जो उम्मीदवार है, कांग्रेस जो उम्मीदवार है, अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए। जबकि अगर पूर्वांचल की बात करें 2019 की, तो 41 सीटें में 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी और 3 सीटें गई थी अपना दल को, अन्य दलों को, तो 37 सीटें चली गई थी इनके भारतीय जनता पार्टी के पास। और जबकि बसपा और सपा को केवल 15 सीटें गई थी और वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2024 को चुनाव लड़ रही है, पूरी तरीके से उनका मेगा प्लान तैयार है। योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतनी सौगातें दे चुके हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती होगी राहुल के लिए और अखिलेश के लिए, इस गठबंधन के लिए, कि वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देंगे। बिल्कुल, वंदना जी बने रहेगा हमारे साथ। सीधे रुख करेंगे चंडीगढ़ का, यहां से ब्यूरो हेड पंकज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से लोकसभा की तारीखों का ऐलान हुआ, कहना चाहिए ना कि इंतजार की घड़ियां जो हैं जैसे खत्म सी हो गई हैं, लेकिन घड़ियां खत्म होने के साथ साथ जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं, चुनावी मैदान में जाना है, उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। उन तमाम तैयारियों के साथ गाइडलाइंस जो दी गई हैं उसको प्रॉपर तरीके से आपको पालन करना होगा, हर चीज का ध्यान रखना होगा। एक बात और साफ है कि ईवीएम से इलेक्शन होगा। अभी तो ये भी आपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, देखिए कि 55 लाख ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, देखेंगे उसके बाद 7 चरणों में क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे अभी देखिए सामने आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो एक पूरा सिनेरियो, देश का चुनाव, बड़ा चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं बात अगर हरियाणा और पंजाब की करूं, मुख्य रूप से मैं हरियाणा और पंजाब की बात आपसे करना चाहूंगा। हरियाणा और पंजाब की राजनीति कुछ इस प्रकार की है जो कि आपस में पैरेलल चल रही है। एक तरफ हरियाणा के अंदर जो है भाजपा की लहर जो है सामने नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर पंजाब के अंदर दूसरी पार्टियों के भी चांसेस जो है ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने बताया ईवीएम का, ईवीएम को लेकर विपक्ष
लगातार आवाज उठा रहा है और इस पर सत्ता की पार्टी ये कहती है कि ईवीएम लाने वाले विपक्षी ही थे और आज ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। पर इसमें जानने वाली बात यह है कि हाल ही में हरियाणा की जो राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है, उसको लेकर हरियाणा के अंदर बड़ी चर्चा चल रही है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया और चेहरा बदलने के बाद अब कई और खबरें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, पर वो विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त हरियाणा और पंजाब की राजनीति के अंदर चल रही हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया इस बार देखने को आपको मिलेगा। अगर बात चुनावों की करें तो इस बार जो अनाउंसमेंट हुई है, छठे चरण के अंदर जो है हरियाणा और पंजाब के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक बात और है पंकिल, यहाँ पर यूथ को काफी ज्यादा फोकस किया गया। हर बार ही होता है, कहते हैं नए वोटर्स जुड़ते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है उसके पीछे, लेकिन करोड़ों की तादाद में आप समझ लीजिए यूथ का जुड़ना और महिलाओं पर भी, महिलाओं का भी एक रेशियो जो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो भागीदारी है, इलेक्शन कमीशन ने ये अपील के तौर पर कहा है कि ये जो भागीदारी है काफी हमको बहुत वर्कआउट इसके लिए करना पड़ता है। तो एक एक व्यक्ति किसी भी जगह से, किसी भी तरह से इस वोट को छोड़े ना, वो वोट भी दे। तो मुझे लगता है एक पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे पास, एक सरकार चुनने का जो मौका पूरे देश के लिए है, मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी बात है और लोगों को भी शायद इस जिम्मेदारी को उस तरह से समझना होगा। देखिए, मैं आपको हाल ही में एक आंकड़े जो है हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर 1,93,23,000 वोटर्स हैं, जिसमें से युवाओं की गिनती बढ़ती नजर आ रही है। जो आंकड़ा नया निकाला गया है उसके मुताबिक 3 लाख वोटर जो है युवा की गिनती के अंदर आते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है कि युवाओं का बहुत ही ज्यादा अहम रोल रहने वाला है और हरियाणा और पंजाब की सरकार इस वक्त युवाओं के लिए जो नई नई स्कीमें ला रही है, नई चीजें ला रही है, पॉलिसीज ला रही है, यही एक कारण है कि युवा का दिस न्यूज कहीं युवा जो है अच्छी चीजों से कन्विंस भी होता है। तो उस चीज को लेकर कई सारी चीजें बिल्कुल। चलिए पंकज, बने रहिएगा हमारे साथ, से भी मायने रखती है। बिल्कुल ठीक है पंकज, बने रहिएगा हमारे साथ। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, मेरे सहयोगी ऋषभ राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए जिस तरीके से 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है, देश का चुनाव भी है, दोनों के शेड्यूल हमारे और आपके सामने है, गाइडलाइंस भी हमारे और आपके सामने है। मध्य प्रदेश की तरफ मैं थोड़ा सा रुक कर लूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब जहां पे कुछ सीटों में ऐसा लगता है कि पूरा ही कब्जा रहा हुआ पुराने रिकॉर्ड में, एक आध सीट छूट गई हो, इस बार तो मुझे जो सिनेरियो या जो चीजें बदलती और बनती नजर आई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यहां की राजनीति में भी हर दिन कुछ ना कुछ जो दल बदल हो रहा है वो लगातार जारी है। निश्चित तौर पर राखी जी, सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 4 चरणों में यहां पर मतदान होगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का 28 सीटों पर कब्जा है, एक सीट छिंदवाड़ा से कांग्रेस के पास यहां पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 29 की 29 सीटें वह जीतने वाली है। इससे पहले हमने वो घटनाक्रम भी देखा जब कमलनाथ और नकुलनाथ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की उनकी कवायदें तेज हुई, लेकिन उस पर अब विराम लग चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस की पकड़ थी वो कमजोर होती यहां से नजर आई है। तो इस बार देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ, क्योंकि रणनीति यहां पर साफ नजर आ रही है। कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा कुछ खास मध्य प्रदेश में दिखा नहीं है। लेकिन चूंकि 4 चरणों में मतदान है, अभी से जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहां से और सक्रिय हो जाएंगे। साथ ही जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस यहां से 29 में से 28 सीटों पर लड़ेगी और एक सीट जो छोड़ी गई है वो सपा के लिए खजुराहो से छोड़ी गई है। तो उसके लिए भी देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ रणनीति आगे जमीन पर देखने को मिलेगी। लेकिन सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ अब बीजेपी कांग्रेस की रणनीतियां देखने को मिलेगी। लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ के समीकरण आगे बदलते हुए दिखाई देंगे? देखिए ऋषभ, आप देख रहे हैं लगातार 29 की 29 सीट्स बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी है। उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है, चुनाव रथ रवाना हो गया, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, उनका बूथ अभियान, बूथ विजय अभियान चल रहा है। हम लगातार देख रहे हैं उनके जितने भी नेता हैं वो सब बूथ में जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 370 वोट हमें हर बूथ में बढ़ाना है, हालांकि स्मॉल बूथ जो हो जहाँ पे उतने वोट्स नहीं होंगे वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी एकदम एग्रेसिव मोड में लगातार काम कर रही है, नेता सब जुटे हुए हैं। और आप बताइए कांग्रेस को, ऋषभ मैं बीच में इस वक्त रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की ही बात चल रही है। यहां सभी लोगों को बता दें कि चुनाव आयोग ने जो तारीखें घोषित की हैं,
मध्य प्रदेश की 29 सीटों का जो शेड्यूल है वो आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा और 6 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो पहला चरण होगा मध्य प्रदेश के लिए वो 19 अप्रैल को होना है, जिसमें 6 सीटों को शामिल किया गया है, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। इसी तरह रुक करें मध्य प्रदेश के दूसरे चरण में जो होना है वोटिंग, वो 26 अप्रैल की तारीख है। 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी। यहां पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल को शामिल किया गया है। इसी तरह आपको बता दें कि तीसरे चरण की यदि मध्य प्रदेश से बात करें तो आपको बता दें कि 7 मई की तारीख जो डिक्लेयर की गई है, वोटिंग होनी है। 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ को शामिल किया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो चौथा चरण होगा वहां 13 मई को वोटिंग होनी है, जो 8 सीटों के लिए होगी और इनमें से देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा को शामिल किया गया है। तो शंखनाद तो हो चुका है। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस्ड है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों को देख लीजिए, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास था, 1 सीट रह गई थी। इस बार खजुराहो से सपा की भी उम्मीद है, लेकिन अब यह वाकई में कांटे का मुकाबला होगा कि इस बार आखिरकार जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। कहीं मत जाइए, पल पल की अपडेट चुनाव से संबंधित आप तक पहुंचा रहे, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।